Good morning, all of you. Today we will discuss about the some remaining methods to determine the order of reaction, the integrated rate equation method, the differential rate equation method, the fractional change method, which is also called as the half-life period method. These are the three methods which we will discuss in the today's lecture. In the previous lecture, we have already discussed about the two methods to determine the order of reaction, and these methods are the graphical method and the Ostwald isolation method, which is also called as the initial rate method. हम पहले दो मेथड डिस्कस कर चुके हैं, ग्राफिकल मेथड और ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड को हम इनिशियल रेट मेथड भी कहते हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इन थ्री मेथड्स को, जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे मैंने लिख भी रखे हैं और आपको बताए भी। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सो आवर फर्स्ट मेथड इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। तो हमारा आज का पहला मेथड है जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। जैसे कि नाम से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमने आपको ध्यान होगा हमारे कुछ लेक्चर थे पीछे जिसमें हमने आपका रेट कांस्टेंट के के लिए डेरिवेशन डिराइव किया था, और उस डेरिवेशन के दौरान हमें क्या करना पड़ा था, इंटीग्रेशन। और इस टाइप से हमें एक इक्वेशन मिल गई थी, किसकी, रेट कांस्टेंट की। सो दैट इक्वेशन कॉल्ड एज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को हम यहाँ पे यूज करेंगे, और उनको यूज करते हुए हम ये पता लगाएंगे कि व्हाट इज द order of reaction. So that method here is the integrated rate equation method. Means this method is also known as the hit and trial method, and it is the simplest method for determining the order of the reaction. In this method, the value of the K is determined by putting the concentration of the reactants or the products at the different interval of the time in the different integrated equations of the zero order, first order, second order, third order reactions. The equation which gives the constant value of the K will be the order of reaction. जैसे आपके सामने देखो ये टेबल है, सीरियल नंबर लिखेंगे हम उसमें, फिर टाइम, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, फिर फॉर जीरो ऑर्डर का फार्मूला हम लिख देंगे k इज इक्वल टू x बाई टी, फिर फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला लिख देंगे k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t log इनिशियल कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय a माइनस x। सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, उससे नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे यहाँ पे फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस टाइप से ये डिफरेंट कॉलम हम बनाते चले जाएंगे। जैसे इससे अगले कॉलम में बोलो हम बना के क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला यहाँ पे फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आगे हम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम और बना के ऐसे क्या लिख सकते हैं, फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और इनके फार्मूले भी हम यहाँ पे लिख देंगे, k इज इक्वल टू फार्मूला सेकंड ऑर्डर का, ऐसे k इज इक्वल टू फार्मूला बोलो किस चीज का, आपके थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। फिर हमारे पास देखो डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, फॉर द डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम देखो हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे फॉर द डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल व्हेन टाइम इज 10 मिनट्स, व्हेन टाइम इज 20 मिनट्स, व्हेन टाइम इज 30 मिनट्स। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो भी कंसंट्रेशन होगी हम शुरू में ये भी ले सकते हैं व्हेन टाइम इज 0, ऐसा भी ले सकते हैं, और लास्ट में हम ले सकते हैं व्हेन टाइम इज इनफाइनाइट। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन टाइम इज 0, मींस जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रिएक्शन, कि कौन सी रिएक्शन है जो हम स्टडी कर रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा हमने कम से कम 5 या 6 लेक्चर अलग अलग एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन किए हैं। उसमें आपने देखा था, कोई एग्जाम्पल था आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ईस्टर का, आपने ध्यान दिया हो। एक हमारा एग्जाम्पल था हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सुक्रोज का, आपने ध्यान दिया होगा। डिकम्पोजिशन के बेसिस पे थे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सो ऑन। इस टाइप से काफी सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस पहले ही कर लिए हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल थे जो हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हम इसी टाइप से टेबल ड्रा करते थे और हम प्रूव करते थे कि वो जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या है। तो मीन्स इन रियलिटी हम करते क्या है, जो भी हम रिएक्शन करते हैं तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड ही होता है, क्योंकि हमें पता नहीं कि वो रिएक्शन है कौन से ऑर्डर की।
लेकिन एग्जाम में आपसे अक्सर क्या करवाते हैं, जो डाटा देते थे, आपने ध्यान दिया होगा, डाटा जो गिवन होता है आपको बता देते हैं कि प्रूव दैट इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अदरवाइज जो ये प्रोसेस है, इट इज वेरी टीडियस प्रोसेस, वेरी हेक्टिक प्रोसेस, वेरी लेंथी प्रोसेस, क्योंकि इसमें पहली बात तो आप डाटा इकट्ठा करेंगे फॉर द डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, 0, 10, 20, 30, 40, 50 मिनट्स, इनफाइनाइट टाइम। उसके बाद जो भी कंसंट्रेशन हुई, देखो आगे हम इस टेबल के अंदर देखो ऐसे हम फीड करते चले जाएंगे। फिर जो भी डाटा हमारे पास आएगा उसको हम कहाँ पे फीड करेंगे, फॉर द मान लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमने फीड किया जिसका फार्मूला है k इज इक्वल टू x बाई टी। इसमें फीड किया, आपकी k की कोई वैल्यू आ गई, देखो यहाँ पे, फिर फीड किया k की कोई वैल्यू आ गई, फिर फीड किया k की कोई वैल्यू आ गई, एंड सो देखो इस स्टेप से। अब हमें ये देखना है जो k की जो वैल्यू है, इट कम्स आउट टू बी सेम और नॉट, वो सेम आई भी या नहीं। अगर वो सेम आ जाती है, देखो इस जीरो ऑर्डर फार्मूले में पुट करने से, तो रिएक्शन हमारे जीरो ऑर्डर की है। अगर k की वैल्यू सेम नहीं आती तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट कॉलम तो हमारा नेग्लेक्ट हो गया, फिर हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब उस पर हिट करेंगे हम, हिट मीन्स अब उसको अप्लाई करेंगे, हमारा सारा डाटा इस नेक्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट ऑर्डर का क्या है फार्मूला, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log a अपॉन a माइनस एक्स। अब इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ a माइनस एक्स, वैल्यू ऑफ टाइम, then we will find out the value of k at the different interval of time, for time 10 minutes, 20 minutes and so on। देखो फिर से k की वैल्यू आपकी हमें मिल जाएंगी। these k value must be same if the given reaction is the first order reaction। if the value of k is do not comes out to be same every time at the different interval of time, it means फिर हमारी वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है। हम इस सेकंड कॉलम को भी नेग्लेक्ट कर देंगे, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट कॉलम के ऊपर जाएंगे, जहां पे हमने क्या लिख रखा होगा, बोलो वहां पे हमने लिख रखा होगा फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और फिर वहां पे भी हमने फार्मूला लिख रखा है k इज इक्वल टू हमारा जो भी सेकंड ऑर्डर का हम यहाँ लिख देंगे। उसी टाइप से फिर वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू हमें मिल जाएंगी एट द डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे k की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, बिल्कुल सेम आनी चाहिए। अगर सेम आ जाए तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अदरवाइज वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। फिर हम ऐसे ही थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फार्मूले के अंदर, या तो जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड या थर्ड ऑर्डर, कहीं ना कहीं आपकी के की वैल्यू क्या आएगी, सेम। जहां पे भी आए सेम, रिएक्शन का वही ऑर्डर होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। अगर आपको कोई एग्जाम्पल भी लेना पड़ जाए, देखो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द मार्क्स, एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चन आते हैं आपके कि हाउ कैन यू डिटरमाइन the order of the reaction by using the integrated rate equation method। तो जितना अभी मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा है, टेबल देखो बनाई है, रफ टेबल, ये तो आप बनाएंगे ही। ये काफी है कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन मान लीजिए 2 मार्क्स का आ जाता है, मान लीजिए ज्यादा आ जाए 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, मान लीजिए ऐसा आ जाए, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल भी लेंगे। वो एग्जाम्पल हम पहले ही अलग अलग ले चुके हैं काफी सारे प्रीवियस लेक्चर में, तो उनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आप ले लें या 2 एग्जाम्पल ले लें, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन। तो ये था हमारा नेक्स्ट मेथड, दैट इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड। मींस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड का मतलब क्या है कि हमारे पास एक सिंपल रेट लॉ के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनती है। रेट लॉ की डेफिनेशन क्या थी, मींस दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द रेट लॉ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेट लॉ? रेट लॉ डिफाइन दैट कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन इज, देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, ये बीच में प्रोडक्ट का साइन है, मींस मल्टीप्लाई का साइन है, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लीजिए रिएक्टेंट 2 हैं, ए और बी, तो मोलर मींस स्क्वायर ब्रैकेट जो हमने लगाई है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, स्क्वायर ब्रैकेट बताएं किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट्स द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज directly proportional to the product of molar concentration of the reactant raised to the power of their coefficients। means if the order of reaction
with respect to A is alpha, order of reaction with respect to B is beta. उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब आप रिमूव करते हैं तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो R is equal to K A raised to the power alpha and B raised to the power beta. ऐसे आप लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इक्वल टू dx by dt। मींस देखो जो x है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, d का मतलब चेंज मींस जैसे डिफरेंशिएशन किया है हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने कंसंट्रेशन का मान लीजिए आपके पास x है, x इज द कंसंट्रेशन, उसका आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, देखो d with respect to time is dt, so the method called as the differential rate equation method। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है k e raised to the power alpha b raised to the power beta is equal to dx by dtk। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन of nth order is directly proportional to the nth power of the concentration of the reactant, means R is equal to plus minus dx by dt is also equal to k, मोलर कंसंट्रेशन को हमने C से ही रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे हमने यहाँ इधर क्या लिखा था देखो A रेज टू द पावर अल्फा B रेज टू द पावर बीटा, A और B की जगह इकट्ठा हमने यहाँ पे C लिख दिया, और जो अल्फा और बीटा जो है उसको हमने कलेक्टिवली कैसे करके लिख दिया कि n इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इसी को ऑर्डर कहते हैं आप कि द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट according to the experimental condition or according to the rate law is called as the order of reaction। तो जिसको हमने यहाँ पे n से लिख दिया इकट्ठे, तो n is equal to alpha plus beta, तो शॉर्ट फॉर्म में हमने ऐसे लिख दिया। इसके बाद फर्दर फॉर टू डिफरेंट कंसंट्रेशंस द रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय, मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी क्या थी C1, तो रेट ऑफ रिएक्शन उस वक्त क्या चल रही थी R1। उसके बाद तो इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, तो R1 is equal to K C1 raised to the power n, और फिर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बोलो क्या हो गई R2, कब when the concentration of the reactant is C2, तो R2 is equal to K C2 raised to the power n, इक्वेशन नंबर 2। अब हम डिवाइड करेंगे इनको, नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2 या डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, वो हमारी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को कर दिया हमने, देखो 2 बाद में 1 कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करना पड़ता है, तो R2 बाय R1, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं, तो K C2 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय K1 डिवाइडेड बाय K C1 रेज टू द पावर n, तो K से देखो K कैंसिल हो गया, यहाँ पे K तो कांस्टेंट रहेगा फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन दैट कॉल्ड एज द रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ K विल रिमेन सेम, जैसे अभी हम पीछे भी डिस्कस कर रहे थे इन द लास्ट मेथड्स। तो अब हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, हम दोनों साइड में क्या ले लेंगे, लॉग भी ले लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा log R2 by R1 is equal to log C2 by C1 raised to the power, दोनों का n है क्योंकि पावर सेम है, तो आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं log C2 by C1 और raised to the power एक बार n आप कर सकते हैं। तो एक बार आपने n किया तो देखो जो ये पावर में देखो ये n था, ये कहाँ पे आ गया, जब भी log होती है तो वो n पहले आ जाता है, तो n हमने पहले करके डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, इसलिए देखो ऊपर से नीचे ये n इस टाइप से यहाँ पे आ गया, पहली चीज। दूसरी बात, log का फॉर्मूला लगा है देखो इस पोर्शन के ऊपर, log R2 by R1 को हमने कैसे लिखा, log फिर R2 माइनस R1, जब हम अपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, log m by n क्या होता है, log m माइनस log n, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही जो सेकंड जो दूसरी साइड है राइट हैंड साइड, उसको भी आप ऐसा ही लिख सकते हैं, n log बोलो क्या, या तो ऐसे लिख दें log C2 माइनस log C1, या log दोनों का ही है तो इकट्ठा आप ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद n इज इक्वल टू, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू log R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय log C2 माइनस C1, देखो ये आ गया आपका फॉर्मूला। यहां से आप वैल्यू ऑफ n डिटरमाइन कर सकते हैं बाय डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ R, दैट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन।
देखो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने ऊपर बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन किसकी इक्वल भी होती है, R इज इक्वल टू dx बाय dt. Rate of reaction is equal to dx by dt means the change in the concentration of the reactant or the product with the change of the time is the rate of reaction. तो rate of reaction की वैल्यू at the different concentration के लिए हमें यहाँ पे चाहिए ताकि हम n की वैल्यू डिटरमाइन कर लें. For determining the value of n, that is the order of reaction, we have the two requirement here in that formula कि when concentration is 1, the rate of reaction is R1. When concentration is C2, the rate of reaction is R2. Then how can we determine the rate of reaction? Rate of reaction can be determined at any instant of the time. बोलो कैसे determine करेंगे? From the slope of the tangent at any point, from the graph which is plotted between the molar concentration versus time, molar concentration of the reactant versus time, or the molar concentration of the product versus time. जनरली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम लेते हैं, देखो हमने ग्राफ लिया, वाई एक्सिस ले लिया हमने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर हमने कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने टाइम को लिया. हमारे पास मान लीजिए ग्राफ है, तो ग्राफ के ऊपर एट एनी टाइम कोई भी कंसंट्रेशन के लिए, मान लीजिए देखो यहाँ पे डिफरेंट कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, देखो दीज आर डिफरेंट कंसंट्रेशन अलोंग दी, कौन सा एक्सिस है बोलो, दैट इज द वाई एक्सिस. और आपके एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है बोलो, एट डिफरेंट इंटरवल, देखो डिफरेंट टाइप की टाइम के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की आपकी, दैट इज द एक्स एक्सिस. इसमें कोई भी एक पॉइंट लेंगे हम, देखो हमने ये एक पॉइंट ले लिया, देखो ये पॉइंट, और इस पॉइंट के ऊपर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी. मींस एक ऐसी लाइन जो इस ग्राफ के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को टच करते हुए जाए, इस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देखो हमने ड्रा कर, दैट कॉल्ड एज अ टेंजेंट. टेंजेंट हमने ड्रा की, जो ऊपर जाके देखो एक्स एक्सिस के ऊपर भी कट कर गई. देखो यहाँ पे देखो हम कट करते हुए देखो पॉइंट दिखाते हैं, दैट इज द पॉइंट. देखो जहां पे ये कट कर गई वाई एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पे कट कर गई आपके एक्स एक्सिस के ऊपर, देखो टाइम जहां पे है आपके. अब हम क्या करेंगे, जहां पे ये कट कर गई वाई एक्सिस के ऊपर, देखो ये जो इतना पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज dx, चेंज इन द कंसंट्रेशन. मींस जब कंसंट्रेशन व्हेन टाइम इज 0, देखो शुरू में जब टाइम कितना था बोलो, 0 था, तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन, देखो बिल्कुल शुरू में वाई एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम कंसंट्रेशन थी. विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग. देखो अलोंग दैट कर्व, देखो ये जो कर्व है आपका, इसके अलोंग आपकी डिक्रीज होती चली गई, पहले ज्यादा फिर नीचे नीचे नीचे, देखो इस टाइप से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग. और डिपेंडिंग कि वो कंसंट्रेशन 0 होगी या नहीं, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर. तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आपकी dx आ गया along the y axis, that is the change in concentration. देखो जो पार्टिकुलर टाइम हमने चूज किया था, देखो जो हमने ये डॉट लगाई, ये जो टाइम हमने लिया है, इसके ऊपर हमने टेंजेंट ड्रा की. अब वो टेंजेंट कट करेगी ऑन द y एक्सिस, ऑन द कंसंट्रेशन जो साइड है वहां पे, ऑन द एक्स एक्सिस जो टाइम वाली साइड है. तो टाइम वाली साइड का देखो ये जो पोर्शन है 0 टाइम से लेके जहां पे कट किया, दैट कॉल्ड एज द dt. ये dt आ गया. मींस y एक्सिस वाली जो साइड है, ऐसे ही जो एक्स एक्सिस वाली साइड है, एक्स एक्सिस वाली जो साइड बोलो क्या बनी, दैट इज द परपेंडिकुलर. बोलो ये कौन बन गई आपकी, यहाँ पे पी से लिख दिया मान लीजिए परपेंडिकुलर. और एक्स एक्सिस वाली साइड बोलो क्या बन गई, दैट इज द बेस. ये क्या बन गया बोलो आपका, दैट इज द बेस. ये इतना आपका बेस बन गया. तो टेन थीटा मीन स्लोप कैसे निकालें, द स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू टेन थीटा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू, जैसे आपका फॉर्मूला आपने याद किया है, पंडित बद्री प्रसाद, आप लिखते थे ना ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, आपने छोटी क्लासेस से याद किया है. तो फर्स्ट जो है परपेंडिकुलर अपना अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो तो बोलो क्या होता है, इज इक्वल टू द साइन थीटा. नेक्स्ट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलो क्या होता है, दैट इज अबाउट द कोस थीटा. और परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलो क्या होता है, दैट इज द टेन थीटा. तो आप यहाँ पे जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, दैट इज इक्वल टू द टेन थीटा. तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. व्हाट इज परपेंडिकुलर हेयर, परपेंडिकुलर है कंसंट्रेशन एक्सिस, और वो हुआ dx. व्हाट इज द बेस, बेस मींस dt, दैट इज द चेंज इन टाइम. तो टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस dx बाय dt, और dx बाय dt किसका फार्मूला है, दैट इज द फार्मूला ऑफ r, रेट ऑफ रिएक्शन. मींस स्लोप ऑफ द लाइन से हम रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं फॉर द डिफरेंट कंसंट्रेशंस. मींस dx
की वैल्यू dt की वैल्यू एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आई है। मान लीजिए देखो ये टाइम था, देखो यहाँ पे आपका देखो ये हमने कोई टाइम लिया, देखो ये टाइम, इस टाइम के ऊपर ये देखो कंसंट्रेशन, देखो ऐसे। तो ये जो आपकी किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमें चेंज इन कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, तो कैसे निकालनी, dx बाई dt से। तो देखो ये पॉइंट हमने लिया, कोई टाइम लिया था पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम के वो जो टाइम है, देखो ये जो टाइम लिया, इस टाइम के ऊपर हमने देखो डॉटेड लाइन ऊपर ड्रा की, जहां पे भी वो कट करती है आपकी कर्व के ऊपर, वहां से टेंजेंट ड्रा की। टेंजेंट आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर भी देखो कट की जाके, और वाई एक्सिस के ऊपर भी कट कर गई जाके। तो फिर हमने स्लोप ऑफ द लाइन की वैल्यू निकाली, विच इज बीन कैलकुलेटेड बाय tan थीटा, विच इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन। और फिर आ गया dx by dt, दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो मींस कंसंट्रेशन अगर x1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन r1, ऐसे ही कंसंट्रेशन c2 है तो रेट ऑफ रिएक्शन r2। तो इस टाइप से आप स्लोप ऑफ द लाइन से रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो भी ये वैल्यू यहां से आती चली जाएगी हमारे पास फॉर द डिफरेंट कंसंट्रेशन, डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन, उसको हम पुट करेंगे हमारे इस फार्मूले में जो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए निकाला था, जो क्या था, n इज इक्वल टू log R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय log C2 माइनस C1। और हम n की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दैट मेथड इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रैक्शनल चेंज मेथड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द हाफ लाइफ पीरियड मेथड, क्योंकि इसमें हम हाफ लाइफ को यूज करेंगे। मींस दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ। और इसमें हम क्या करेंगे कि हम ये जानते हैं कि जो हाफ लाइफ पीरियड है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द a raised to the power n minus 1 of the reactants। वो ऐसा हमने क्यों कहा, वो ऐसा इसलिए कहा कि आप पहले ही डिटरमाइन कर चुके हैं। बोलो क्या डिटरमाइन कर चुके हैं, हम डिटरमाइन कर चुके हैं आपके किसकी वैल्यू, हाफ लाइफ पीरियड की। हमने डिफरेंट डेरिवेशन डिराइव किए थे आपके लिए। फोर आपने जीरो ऑर्डर के लिए डिराइव किया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिराइव किया, सेकंड ऑर्डर के लिए डिराइव किया, थर्ड ऑर्डर के लिए आपने हाफ लाइफ पीरियड का डेरिवेशन डिराइव किया था। उन सभी डेरिवेशन को अगर हम देखते हैं तो इट इज फाउंड दैट कि द हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द a raised to the power n minus 1 of the reactant। तो देखो हमने ये देखा था, आप हमें बताते भी चले जाएं साथ के साथ, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो अगर हम आपको बताएं, थोड़ा सा हिंट ले हम आपसे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने देखा था k का फॉर्मूला, बोलो क्या था, k इज इक्वल टू x बाई टी, रेट कांस्टेंट का, व्हेन टाइम इज t हाफ, means the time in which the concentration of the reactant reduces to half of their previous concentration। तो x is equal to a by 2 पुट अगर हम कर दें, x is equal to a by 2 अगर हम पुट कर दें, देखो इस टाइप से, तो बोलो हमारा क्या, और ये t हाफ हो गया देखो आपका। अब ध्यान से देखें, t हाफ का बोलो फार्मूला क्या बन गया आपका, t हाफ इज इक्वल टू, जल्दी बताएं, a by 2k फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप इसको ऐसे लिख देंगे, t हाफ इज इक्वल टू a की पावर देखो 1 है, अगर हम इसको नीचे करके लिख दें तो बोलो आप क्या लिखेंगे, 2k को आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन मान लें, देखो पहले इकट्ठा लिख देते हैं, इज इक्वल टू 2k, और a रेज टू द पावर में क्या आ गया बोलो, -1। अगर आप नीचे लिखें तो मीन्स t हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर बोलो क्या है, -1। ऐसे ही आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको ध्यान होगा, हमने डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय k, डिवाइडेड बाय k। यहाँ पे t हाफ लिखना था हमें, क्योंकि t हाफ के बारे में हम बता रहे हैं। तो t हाफ का फॉर्मूला आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ ये था। सिमिलरली फॉर द सेकंड ऑर्डर, फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, द फॉर्मूला ऑफ t हाफ इज इक्वल टू, बोलो क्या फॉर्मूला था आपका, 1 अपॉन k मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन a। मीन्स यहां से आपका क्या आया कि t हाफ इज
proportional to 1 upon देखो a raised to the power 1 for the second order. Similarly अगर आप थर्ड ऑर्डर के लिए निकालें for the third order reaction, तो what is the formula of T half for the third order reaction? हमने क्या लिखा था बताएं शाबाश जल्दी से। फार्मूला था हमारा T half is equal to 1 upon 2k multiplied by 3 upon a square, या आप 3 को इकट्ठा लिख सकते हैं उधर, मीन्स 3 by 2k multiplied by 1 upon a square, मीन्स जो t half है that is proportional to ये फैक्टर हमारा, अगर मान लीजिए हम कांस्टेंट है ये फैक्टर हमारा, तो 1 upon a square। तो इन सभी चीजों का अगर हम कंक्लूजन निकालें कि मीन्स अगर रिएक्शन का ऑर्डर 0 है तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू, बोलो क्या हो गया, देखो यहाँ पे 1 upon a raised to the power -1, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे देखो इसी टाइप से, तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू, देखो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो a raised to the power बोलो क्या होगा यहाँ पे 0, कुछ भी नहीं है, था ही नहीं ना वहां पे, कुछ भी नहीं तो 0 होता है, समथिंग पावर 0 इज 1। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon a raised to the power n-1। देखो आप यहाँ पे पुट करके दिखाते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ n इज 0, ध्यान से देखें, इफ द वैल्यू ऑफ n इज 0, तो n की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करते ही साथ a raised to the power, बोलो नीचे क्या आ गया -1, देखो ये फार्मूला आपके पास आ गया जो कि 0 ऑर्डर का था, n मीन्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद अगर हम n की वैल्यू क्या पुट करें, देखो n की वैल्यू पुट कर दे 1, मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते ही साथ 1 - 1 0, तो a raised to the power 0, देखो जो हमने इधर लिखा ये। सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर दें यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1, देखो ये आ गया हमारे पास, देखो ये नेक्स्ट इधर। अगर ऐसे ही n इज इक्वल टू 3 वैल्यू पुट कर दें, तो 3 - 1 2, देखो ये आ गया आपका, मींस ये जनरलाइज्ड फॉर्म हमने यहाँ पे लिख दी है। फॉर द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो टी हाफ है वो फार्मूला हमने आपको लिख के दिखाया, और ये देखा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है उसके वो कैसे रिलेटेड है, और वो हमने जनरलाइज्ड फॉर्म इकट्ठा लिख दिया कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon a raised to the power n-1। क्लियर हो गया अब आपको? तो ऐसे ही आप एग्जाम में भी ये साइड में बातें लिख देंगे, जैसे मैंने 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा, फिर ये जनरलाइज्ड फॉर्म आप ऐसे लिख देंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे ये जनरलाइज्ड फॉर्म देखो ये लिख दी है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम आगे क्या करेंगे कि फॉर टू डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन द हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन बाय, बोलो क्या आ जाएगा, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू, टी हाफ कौन से के लिए, फॉर कंसंट्रेशन A1 हो, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम कितनी ले ले कंटेनर के अंदर A1 कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो उस टाइम पे टी हाफ कितनी होगी, बोलो टी हाफ 1, बोलो हमने क्या लिखा, टी हाफ 1 when initial concentration is A1, that is the equation number 1। when the initial concentration is A2, अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन A2 ले लें, देखो इसको अब आप समझ गए, इसको हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ से जो साइड में हमने एक काम किया था इसको हम एक बारी रब कर दें। इसके बाद हम लिखेंगे अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बोलो हमारी कितनी होती, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज A2, यहाँ पे A2 लिखेंगे आप, देखो A1 की जगह A2, देन द टी हाफ विल बी टी हाफ की ब्रैकेट में हमने देखो 2 लिख दिया, देखो यहाँ पे 2, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। फिर हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे पहले हम 2 लिख देते हैं, इक्वेशन 2 चाहे 1/2 कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, देखो ये हमने डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से आप डिवाइड करें, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से आप डिवाइड करें, देखो हमने ये डिवाइड कर दिया। उसके बाद
अब हम क्या करें, देखो 1 डिवाइडेड बाय a2 रेज टू द पावर, देखो n है, तो 1 डिवाइडेड बाय मींस ये टर्म तो नीचे आ जाएगी, देखो यहाँ पे, और नीचे जो है 1 डिवाइडेड बाय ये आपकी ऊपर आ जाएगी, देखो यहाँ पे। सिंपल मैथमेटिक्स, देखो ये हमने इसको करेक्ट करके लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म में, क्योंकि पावर सेम है, आपने देखा यहाँ पे n की पावर 1 एंड रेज टू द पावर बोलो क्या है 1, दोनों में a1 की पावर भी n-1, a2 की पावर भी n-1 है। तो हम a1 बाय a2 करके पावर को कॉमन करके इकट्ठा लिख सकते हैं। देखो कुछ ऐसे, देखो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। देखो मैं आगे लिख देता हूं, a1 डिवाइडेड बाय a2 इकट्ठा करके, इकट्ठी ब्रैकेट आप लगा देंगे और पावर में क्या कर देंगे n-1। उसके बाद हम क्या लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। इधर देखो जो हाफ लाइफ पीरियड का जो पार्ट था और जो अभी अभी हमने इकट्ठी पावर करके देखो लिख दी। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो log t12 डिवाइडेड बाय t12 इज इक्वल टू log, आप ये इकट्ठे भी लिख देंगे, यहाँ पे एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, देखो क्योंकि डिवाइडेड में है तो फार्मूला है लॉगरिथम का, log m बाय log n क्या होगा, log m माइनस n। वही हमने लिखा log t12 डिवाइड बाय t12 था, तो हमने लिख दिया log t12 माइनस t12। देखो ये, और उधर जो पावर होती है, देखो ये जो पावर देखे ऊपर हमने लिखी थी ऐसे, ये पावर देखो कॉमन होगी यहाँ पे। देखो मैं फिर से लिख देता हूँ कि log a1 डिवाइडेड बाय a2, क्योंकि पावर सेम है तो इकट्ठी हम लिख देंगे n-1। जो ये पावर है ये आपकी log से जस्ट पहले आ जाएंगी यहाँ पे, कुछ जैसे हमने यहाँ पे लिखा, तो n-1 log a1 बाय a2। उसके बाद हम क्या करें, क्योंकि हमें तो n की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें डिटरमाइन करना है, तो n-1 को आप एक साइड में रख लें और बचे हुए फैक्टर को दूसरी साइड ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले भी हम एक्सपेंड कर देते हैं a1 बाय a2 को। देखो हमने एक्सपेंड कर दिया कि log a1 बाय a2 को कैसे लिख सकते हैं, log a1 माइनस a2। अब हम क्या करेंगे, n-1 इज इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा, ये n-1, देखो ये यहाँ पे, ये यहीं पे रह जाएगा। ये जो दूसरा फैक्टर है देखो ये डिवाइडेड में चला जाएगा, यही हमने किया, log t12 माइनस t12 डिवाइडेड बाय log a1 माइनस a2। अब हम क्या करें, यहाँ पे n को यहीं पे रख लें और माइनस जो 1 है ये दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस, देखो n इज इक्वल टू 1 प्लस। देखो अब हमारे पास ये फाइनल रिलेशन आ गया। तो अब डिफरेंट वैल्यू पुट करें यहाँ पे, बोलो क्या, कि आपने इनिशियल कंसंट्रेशन अगर a1 ली है तो हाफ लाइफ पीरियड क्या था t12। आपने इनिशियल कंसंट्रेशन a2 ली है तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है t12। तो आप इस फॉर्मूले में इनको पुट करें और n की वैल्यू को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूले हमारे बने थे, जो इंपोर्टेंट हमारे फार्मूले हैं, उनको अभी हम न्यूमेरिकल के अंदर भी यूज करेंगे। देखो कौन कौन से फार्मूले हम यूज कर सकते हैं, आप ध्यान से स्क्रीन के ऊपर देखें। देखो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जो भी हमने यहाँ पे लिखा, देखो ये log वाला पार्ट था, देखो ये पार्ट टेकिंग log जो हमने लिखा था, सिंपली हम डायरेक्ट इसको यूज कर लेते हैं आमतौर पे अपने न्यूमेरिकल में, या जो फाइनली हमने लास्ट में डिराइव किया डायरेक्ट आप इसको ले लें, बात एक ही है। तो log t12 डिवाइड बाय t12 इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, ये इक्वल टू का साइन है, देखो यहाँ पे इक्वल टू log a1 बाय a2 रेज टू द पावर, बोलो कितना है यहाँ पे n1, देखो ये n1 है यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले को अब हम न्यूमेरिकल में, हम न्यूमेरिकल्स लेंगे, अभी दो न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सब्सटेंस इज 50 मिनट। कब, when the concentration at a particular concentration, but when the concentration is reduced to 1/2 of the initial concentration, the half-life period is 25 minutes. Calculate the order of the reaction. Means दो different condition ले ली, दो half life period दे दी, दो initial concentration दे दी। Means जब initial concentration A है तो half life period है 50 minutes. When initial concentration A by 2 हो गई तो half life period क्या है 25 minutes. तो आप सिंपली फार्मूला लिखेंगे कि we know that log t12 divided by t12 is equal to log a1 by a2 raised to the power n-1. Put these values जो given है। आप एक चीज का और ध्यान रखें, एग्जाम में आप गिवन चीजें जरूर लिखें। देखो आंसर में, देखो जैसे मैं लिख के दिखा देता हूं यहाँ पे, गिवन t12
मान लीजिए हम कह दे 1 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है, टी हाफ 2 की वैल्यू देखो कितनी है। ऐसे ही कंसंट्रेशन A1 की वैल्यू कितनी है, कंसंट्रेशन A2 की वैल्यू देखो कितनी है। ये हमें जरूर लिख लेनी चाहिए गिवन के अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल T2 की वैल्यू बोलो कितनी थी, हमने बताया यहाँ पे हायर वैल्यू को मान लीजिए हमने T2 कह दिया, देखो मान लीजिए 50, तो इसको हम क्या कह देंगे 21। ठीक हो गया, तो ये टी हाफ लिख दिया। उसके बाद इनिशियल कंसंट्रेशन देखो ये 2 को हमने A मान लिया, तो इसको हमने क्या मान लिया A/2। देखो ये आपकी मर्जी है, किसी को 1 कह दे किसी को 2 कह दे, वो आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर आपका बिल्कुल सेम आना है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि सर पहले हाफ लाइफ पीरियड इनिशियली आपका ए था, जब हाफ लाइफ पीरियड 50 मिनट्स थी तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, ए थी। आपने उसको टी हाफ 1 में क्यों नहीं लिखा, आप वो भी लिख सकते हैं। देखो अगर आप, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि आंसर आपका देखो सेम आएगा। आप ये ना लिख के देखो, अगर आप ये लिख दें देखो गिवन चीज को कुछ ऐसे, तो आंसर आपका फिर भी सेम आना है कि टी हाफ 1 इज इक्वल टू 50 मिनट्स, तो टी हाफ 2 कितना है बोलो 25 मिनट्स। तो उस वक्त कंसंट्रेशन A1 कितनी थी A, कंसंट्रेशन A2 बोलो कितनी हो गई जब टी हाफ 25 A/2। तो आप ये पुट कर लें, मीन्स जैसे हमने यहाँ पे टी हाफ 2 की जगह 50 पुट किया है, तो आप रिवर्स कर दें, यहाँ पे 25 पुट कर दें, नीचे 50। ऊपर हमने A1 की जगह क्या पुट किया A/2, वहां पे आप A पुट कर दें, नीचे क्या पुट कर देंगे A/2। तो आपका आंसर फिर भी बिल्कुल सेम आएगा। देखो हम साथ के साथ देखो आपको करके भी दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे ये पुट कर देंगे देखो log 25/50 इज इक्वल टू log A/A/2 रेज टू द पावर बोलो क्या n/1। आप ऐसा कर दें तो यहाँ पे क्या होगा 25 2 जा 50, तो इधर भी देखो ऐसा ही होगा 25 2 जा 50। देखो a से a कैंसिल, 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ से a कैंसिल, 2 आपका ऊपर चला जाएगा। तो इधर तो बोलो आपका क्या बन जाएगा इसी टाइप से, देखो log 1/2 इज इक्वल टू बोलो क्या log, ये 2 ऊपर आ गया तो 2 रेज टू द पावर n-1। तो यहाँ पे भी हमने यही किया, देखो दूसरी साइड log 2 इज इक्वल टू log 1/2 n/1। हम दोनों काम आपको करके दिखा रहे हैं कि एग्जाम में आप कैसे करते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। फिर आप पावर को देखो नीचे ले जाएंगे, देखो n-1 जो पावर थी देखो इसको आप कहाँ पे ले गए log से पहले, ऐसे ही यहाँ पे log n-1 को आप पहले ले गए, देखो यहाँ पे पहले ले जाएंगे तो देखो आपका क्या बन जाएगा, देखो आगे यहाँ पे और करके हम इधर लिख देते हैं, तो log 1/2 इज इक्वल टू n-1 log 2, n-1 log 2। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, log 2 इज इक्वल टू n-1। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने लिख दिया, तो ऐसे ही हम इधर भी देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि log 1 माइनस log 2 क्योंकि डिवाइडेड में है इज इक्वल टू n-1 log 2। आप ये जानते हैं log 1 कितना होता है, log 1 इज 0, log 1 इज 0, और log 2 कितना होता है 0.3010। अगर आप log टेबल में देखेंगे तो आप वो वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट की log 2 की वैल्यू 0.3030, दोनों जगह log 2 की वैल्यू, और log 1 0 होता है। तो ऐसे अगर हम यहाँ पे पुट करें, आप ध्यान से देखना, माइनस माइनस साइन तो है ही, 0.3010 इज इक्वल टू n-1, और ये कितना आ गया बोलो ब्रैकेट में 0.3010। देखो इस टाइप से क्लियर हो गया। जब आप इसको ओपन फॉर्म में देखो आगे लिखते हैं तो -0.3010 इज इक्वल टू, अब इसको अंदर क्रॉस अंदर ले जाएं इसको n-1 के साथ, तो क्या आ जाएगा 0.3010 n माइनस
0.3010। अब ये जीरो, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा तो बोलो क्या बनेगा 0.3010। ये इधर से इधर आ गया, देखो इधर से इस दूसरी साइड में आप ले आए, ये प्लस का हो गया, पहले से ही है वहां पे माइनस का 3010 इज इक्वल टू दूसरी साइड में क्या था 3010n। तो ये फैक्टर तो देखो जीरो हो गया ना, तो n की वैल्यू क्या आ गई, तो वैल्यू ऑफ n कम्स आउट टू बी 0। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही दूसरी साइड में देखो हमने वैल्यू पुट की, देखो इसको ओपन किया, फिर ये माइनस किया, तो n की वैल्यू बोलो क्या आ गई 0। तो मीन्स देखो हमने साइड में आपको करके भी दिखा दिया, आप इस चीज में पजल बिल्कुल भी ना हो, जो मैंने अलग से अभी करके दिखा दिया, देखो पेन के साथ आपको लिख लिख के दिखा दिया, आप ऐसे एग्जाम में कर लेना। क्योंकि कई बार बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है कि सर जब ये कह रखा है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द सब्सटेंस इज 50 मिनट एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ए, तो उसको आप 1 लिखें, तो वो मैंने 1 करके आपको साइड में लिख के दिखा दिया है, आप अकॉर्डिंगली ऐसे एग्जाम में कर देना। क्लियर हो गया अब आप सभी को। तो दैट इज द एग्जांपल नंबर 1। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें बोलो हाफ लाइफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलो कितना निकल गया, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n इज इक्वल टू 0 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इन ए थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस है आपका, उसका डिकम्पोजिशन किया, decomposition of the half of the reactant was 105 minutes when initial pressure was 750, और उसके बाद आपका क्या हुआ बोलो 950 मिनट्स, तो आपका क्या हो गया बोलो इनिशियल प्रेशर वाज 250 mm। अगर इनिशियल प्रेशर 250 mm होता है कब बोलो, जब हाफ लाइफ पीरियड बोलो कितना हो 950 मिनट्स। तो अब हम इसको देखो डाटा यूज करेंगे और वही फार्मूला हमने लिखा, उसके बाद देखो वैल्यू पुट कर दें, मैंने अभी आपको सारी चीजें सिखा ही दी। तो टी हाफ 2 की जगह 105 पुट कर दिया, टी हाफ 1 की जगह 950 आपने पुट कर दिया, इज इक्वल टू A1 की जगह आपने 250 पुट किया, A2 की जगह 750 आपने पुट कर दिया। उसके बाद जस्ट आपने कट किया, देखो 225 3 जा 75 होता है, तो ये कट हो गया 1/3, और यहाँ पे आपने लॉग ले लिया, लॉग 105 डिवाइड बाय लॉग 950 को पहले आपने लिखा जैसे अभी सिखाया था, लॉग 105 माइनस में लॉग 950, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में 0.9565 इज इक्वल टू लॉग 1/3 रेज टू द पावर n-1। n-1 को आप पहले ले आए, देखो यहाँ पे, तो आपका क्या बन गया n-1 पहले आने से, देखो ये फैक्टर आपका सेम रहा, इज इक्वल टू n-1 log 1/3। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या किया, 1/3 को आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया log 1 माइनस में log 3। उसके बाद log 1 की वैल्यू तो देखो 0 होती है, आप जानते हैं, तो आपने वहां पे देखो ये 0 पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने इसको मल्टीप्लाई किया अंदर जाके n-1 के साथ, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771, अगर आप log टेबल को यूज करेंगे। एग्जाम में सिर्फ log टेबल ही अलाउ होती है, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप देखें ये जो आपका -0.4771 है, ये माइनस का जो साइन था ये आप दूसरी साइड ले जाएंगे, देखो इधर जाके प्लस, और जो माइनस का उधर था लेफ्ट हैंड साइड में -0.9565, ये दूसरी साइड आके बोलो क्या हो जाएगा इधर प्लस। देखो इनको आप ऐड कर दें, तो ऐड किया तो क्या आ गया 1.4336, तो n की वैल्यू आपने कैलकुलेट की, तो n वैल्यू कम्स आउट टू बी नियरली इक्वल टू बोलो कितनी आपकी 3, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3। तो इस टाइप से आप हाफ लाइफ पीरियड का जो मेथड था, फ्रैक्शनल जो मेथड था, फ्रैक्शनल चेंज जो मेथड था, जिसे आप हाफ लाइफ पीरियड भी कहते हैं, उसकी हेल्प से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी आपको करवा दिए हैं। सो दीज आर दी नेक्स्ट 3 मेथड्स। आज आपने 3 मेथड्स डिस्कस किए, उन तीनों मेथड्स की हेल्प से आप क्या डिटरमाइन कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो हमारा जो टॉपिक था अब कंप्लीट हो गया है कि मेथड्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ग्राफिकल मेथड आपने देखा, पोस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड आपने देखे थे, वो अलग अलग 2 लेक्चर दिए हमने उनके, और 3 मेथड्स को आपने इकट्ठे आज डिस्कस कर लिया विद सम न्यूमेरिकल्स, जैसे 2 न्यूमेरिकल हमने लास्ट में डिस्कस भी कर लिए हैं। So thank you, that all about the today's lecture on these remaining methods for determining the order of the reaction. Thank you.